दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। मैं आज के अपने एपिसोड में यह चर्चा करना चाहूँगा कि अभी कुछ महीनों से देश में जातीय जनगणना की चर्चा बहुत तेज़ों से चल रही है। राज्य सरकारें तो कई महीने से इसकी मांग कर रही थी और देश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इसकी मांग को पुष्ट करते हुए अपना कार्य भी किया। बिहार से ये उठी हुई हवा थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ी और हर पार्टियां सोचने के लिए मजबूर हुई कि जातीय जनगणना आखिर होनी ही क्यों चाहिए। दूसरी तरफ परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार भी इसके लिए सहमत हो गई, जातिवार जनगणना के लिए। इस पर हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का विचार क्या था, मैं आज इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इसके पहले मैं अपनी बात जिस पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ उस पुस्तक का थोड़ा मैं परिचय दे दूँ। वह पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा। और यह पुस्तक लगभग 600 पृष्ठों की है और इस पुस्तक के लेखक आदरणीय दंतोपंत ठेंगड़ी साहब। इनके विषय में बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि दंतोपंत ठेंगड़ी साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े विचारक के रूप में जाने जाते हैं और ठेंगड़ी साहब का नाम विद्वानों में से है। वे एक अच्छे लेखक, अच्छे चिंतक और राष्ट्र के संबंध में एक विशिष्ट विचार रखने वाले व्यक्ति। वह विचार नहीं जो आज के परिवेश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, उससे हटकर उनका विचार था। वे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के लगभग समकक्ष थे। ठेंगड़ी साहब ने निर्विवाद रूप से, निष्पक्ष रूप से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के विचारों का उन्होंने विश्लेषण किया और बहुत सारी बात की है। लगभग 500 पृष्ठों की यह पुस्तक निश्चित तौर से सभी को पढ़ने योग्य, बहुत कुछ नई चीज मिलेंगी। बाबा साहब के संघर्षों के जो इतिहास हैं, जो उनके सामाजिक कार्य हैं, जो उनके राजनीतिक कार्य हैं, जो उनके लेखकीय कार्य हैं, जो उनका समाज चिंतन है, जो राष्ट्र के विषय में उनकी सोच है और जैसा वो राष्ट्र चाहते थे, जैसा वो समाज चाहते थे, जैसा इस देश की जनता के भलाई के लिए बहुत सारी योजनाओं को समझते थे और भारतीय व्यवस्था का जो उनका स्वरूप था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन का भारत कहा जाता है, ये सारी चीज़ें दंतोपंत ठेंगड़ी साहब ने बड़ी ही रोचक ढंग से ही नहीं बल्कि तार्किक ढंग से भी प्रस्तुत करने की कोशिश की। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे
तो निश्चित तौर से आपको कुछ नया मिलेगा। यह पुस्तक जो मेरे हाथ में है वह 2005 की प्रकाशित है और इसका यह जो है लगभग प्रथम संस्करण ही मेरे हाथ में। यह लोकहित प्रकाशन संस्कृत भवन राजेंद्र नगर लखनऊ से प्रकाशित है और मुझे लगता है भाषाओं से कि यह पुस्तक मूल रूप से मराठी में लिखी गई थी, क्योंकि दंतोपन ठेंगड़ी साहब उसी क्षेत्र से आते हैं। इसका हिंदीकरण है। फिलहाल यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, जितना आप अलग अलग पढ़ करके नहीं प्राप्त कर सकते। फिलहाल मैं इसी पुस्तक से बाबा साहब का विचार जो इसके परिशिष्ट में पृष्ठ 404 और 405 पर दिया हुआ है, इस चीज को मैं पढ़ना चाहूँगा कि बाबा साहब B.R. आम्बेडकर जब देश में प्रांतों का निर्माण होने लगा तो कुछ लोगों का विचार था कि भाषावार प्रांतों का निर्माण किया जाए, कुछ लोग जातिवार, कुछ लोग धर्म के अनुसार, इसी तरह लोग बंटवारा चाहते थे कि प्रांतों का निर्माण इस आधार पर हो। तो पहले आप ये सुन लें कि भाषावार प्रदेशों का निर्माण का क्या समझ थी बाबा साहब की, और इसके बीच में जाति की जो बातें उन्होंने कही है वह उसका ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है। पहले आप इसी पुस्तक से पृष्ठ जो 404 और 505 पर वर्णित है, मैं आपको एक सरसरी निगाह से आपको सुना दे रहा हूँ। और यह उनका विचार है। देखें, डॉक्टर अंबेडकर ने भाषावार प्रांत रचना के बारे में अपने विचार बड़े विस्तार से अपने भाषण में प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि भाषिक राज्य व्यवहार्य होना चाहिए। भाषिक राज्य की निर्मित में सर्वप्रथम इसी बात का विचार होना चाहिए। भाषिक राज्य की दूसरी बात है कि भाषिक राज्य बनाने पर राज्य विशेष में क्या हो सकता है, इसकी संभावना का विचार करना। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जनसंख्या का जनसंख्यात्मक सर्वेक्षण यानी डेमोग्राफिक सर्वे करने के लिए किसी भी विद्यार्थी ने अपने को पूरी तरह समर्पित नहीं किया। जनगणना के प्रतिवेदन से अपने को केवल इतनी जानकारी मिलती है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई या यहूदी कितने हैं, अस्पृश्य कितने हैं व धर्म कितने हैं। इनका ज्ञान होने के अतिरिक्त उसका अन्य कोई उपयोग नहीं है। जबकि अपने को जानकारी होनी चाहिए कि विविध भाषिक क्षेत्रों में जातिवार संख्या क्या है। इस बारे में बहुत ही कम जानकारी है। इसके लिए अपने व्यक्तिगत ज्ञान या प्राप्त जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। भाषिक क्षेत्रों में जातियों की व्यवस्था सामान्यतः इस प्रकार की होती है कि कोई एक दो प्रमुख जातियां बहुसंख्या में होती हैं और कुछ छोटी जातियां प्रमुख जाति के आश्रय से दूसरे दर्जे का बनकर रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे इस तर्क का प्रतिवाद करेगा। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। पेप्सू के पंजाब को देखें, संपूर्ण क्षेत्रों में जाटों का वर्चस्व है। अस्पृश्य उनके आश्रय से दूसरे दर्जे के बनकर रहते हैं। आंध्र में भाषिक क्षेत्र में 2 या 3 प्रमुख जातियां हैं। उनमें रेड्डी, कम्मा व कप्पू हैं।
उनके ही अधिकार में सारी जमीन, सारे अधिकार, पद व सारे व्यवसाय धंधे हैं। अस्पृश्य पूरी तरह से उन पर अवलंबित हैं। महाराष्ट्र में मराठा बहुसंख्या में है। ब्राह्मण, गूजर, कोली जाति को उनकी मर्जी से रहना पड़ता है। एक समय था जब ब्राह्मण व बनिए निर्भय थे। गांधी जी की हत्या के बाद मराठों ने ब्राह्मण व बनियों को इतना परेशान किया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए शहरों में भाग गए। मराठों के अत्याचार सहन करने के लिए ग्राम में दुर्दैव अस्पृश्य, कोली व माली रह गए हैं। इस जातिगत संरचना को ध्यान में रखना स्वयं को धोखे में रखना होगा। भाषिक राज्यों में छोटी जमातें जिनकी ओर विश्वास से देखें, ऐसा कुछ बचेगा क्या? क्या वे विधानसभा अथवा लोकसभा का प्रतिनिधि बनने की आशा कर सकते हैं? क्या वे सरकारी नौकरियों में स्थान पाने की आशा कर सकते हैं? क्या वे आशा कर सकते हैं कि उनके आर्थिक अभ्युदय की ओर ध्यान दिया जाएगा? ऐसी स्थिति में भाषिक राज्यों के निर्माण का अर्थ वहाँ के जातीय बहुसंख्यकों के हाथ में स्वराज्य सौंपना होगा। श्री गांधी के स्वराज्य का ऐसा अंत, जिन्हें समस्या का यह पक्ष ध्यान में नहीं आ रहा हो, उनके लिए भाषिक राज्य के स्थान पर यदि हम जाट राज्य, रेड्डी राज्य अथवा मराठा राज्य कहें तो जल्दी समझ में आएगा। तीसरी समस्या यह है कि भाषिक राज्य के निर्माण से एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य में एकत्रीकरण क्या उसका स्वरूप होगा? क्या सारे मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में एकत्र करेंगे? तेलुगु बोलने वालों का सारा भूभाग आंध्र राज्य में डालेंगे? एकत्रीकरण का यह सवाल केवल नए घटक राज्यों से ही संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे विद्यमान भाषिक राज्यों से भी उसका संबंध है। उत्तर प्रदेश में अभी है, उसी प्रकार सारे हिंदी भाषियों को एक राज्य में क्यों एकत्र करना? जो एकत्रीकरण की मांग करते हैं उनसे पूछो कि क्या वे दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की इच्छा रखते हैं? इस प्रकार के एकत्रीकरण के कारण यदि विभक्तता उत्पन्न होती हो तो काल के प्रवाह में मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात जैसा भारत शेष रह गया था, वैसा भारत अपने हाथ में आएगा। नियत अपने को उस दिशा में ले जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषिक प्रांत बनाने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बहुसंख्यक भाषिक राज्य की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग न कर सकें, यह देखने के लिए कोई निश्चित नियंत्रण व मापतौल होना चाहिए। यह देखिए कि बाबा साहब का विचार है। भाषिक राज्यों के विषय में आपने बाबा साहब का विचार जान लिया, लेकिन जातीय जनगणना के विषय में यह बिल्कुल ही सत्य है कि हर प्रांतों में कोई न कोई जातियां, एक या दो या तीन या चार, बहुसंख्या में और सबल रूप में। बाबा साहब ने कुछ उदाहरण भी दिया। और वो सबल जातियां अन्य जातियों को अपने कब्जे में रखती। वे मजदूर बनकर रह गए और शिक्षित बनकर रह गए हैं। उनके नौकरी में स्थान नहीं है, जमीन नहीं है, ठीक से घर नहीं है, उनकी आर्थिक व्यवस्था ही बेकार है। अगर जातीय जनगणना होगी तो उनकी जो आर्थिक गणना है वो भी साथ में ही हो जाए। और मुख्य रूप से पूरे देश में चाहे जो प्रांत हो, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां अस्पृश्य लोग, चाहे वो जिस जाति के, जिनको हम शूद्र भी कहते हैं, क्योंकि शूद्र में दो कैटेगरीज तो अवश्य हैं, एक अस्पृश्य, एक अस्पृश्य। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सताई हुई जाति है तो वो अस्पृश्य आज भी है। इसके बहुत से कारण हैं, सामाजिक कारण है, अन्य कारण हैं, और एक लंबी इसकी संघर्ष की गाथा है जिस पर हम नहीं जाना।
जिन लोगों को यह कहना कि जो जातीय जनगणना है ये कुछ नई देन है, बाबा साहब भी चाहते थे कि जाति के आधार पर भी गणना हो और जो जातियां सबसे ज़्यादा दबी हुई हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से, उन जातियों को कैसे देश की मुख्य धारा में लाया जाए, उसका मात्र एक उपाय है कि जातिवार जनगणना हो। हमारे कुछ मित्रों ने उस समय भी कुछ ये बातें आई थी, आज भी मैंने जब इस बात को अपने फेसबुक वगैरह पर डाला तो कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि इससे उनके जाति के नेताओं का भला होगा, जातियों का भला नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है, अधिक से अधिक सही है कि इस आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब B.R. अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के बाद क्या कोई ऐसा चिंतक हुआ है जिसने समग्र रूप से समस्त जातियों पर ध्यान दिया हो और उसके भले के लिए काम किया हो? मुझे नहीं लगता कोई। जबकि अस्पृश्य से या SC और ST से तमाम लोग राजनेता बने, कहने को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं, राज्यपाल रहे हैं, बड़े स्तर के नेता और मंत्री रहे हैं। वे अपने जातियों का कितना कल्याण किए हैं, इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। सिवा कुछ उंगली पर गिने जा सकते, जैसे कि चिंतक के रूप में बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम। उसके पहले तो साहू जी महाराज से लेकर के तमाम लोग हुए हैं, वो एक अलग विषय है जो इस समाज संरचना पर विशेष तौर से ध्यान दिया है और जिसकी छाप बाबा साहब पर भी पड़ी है, मान्यवर कांसीराम जी पर भी पड़ी है। तो ये सोचने की बात है कि आज कौन ऐसा है, लोग बात जातियों की जरूर करते हैं लेकिन जातियों के कंधे पर अपना पैर रख करके ऊंचे पहुंच जाते हैं और फिर उस कंधे को लात मार करके नीचे कर देते हैं। यही तो चल रहा है। लेकिन एक बात है कि जातिवार जनगणना होकर के जब आएगी और जब वो संसद में जाएगी तो निश्चित तौर पर उस पर बहस होगी और उनके लिए अलग से क्या किया जाए और कौन जातियां कितना, किस आधार पर उन्हें संरक्षित किया जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए, उन्हें अन्य पदों पर पहुंचाया जाए, उनकी शिक्षा का उन्नयन हो, उनके आर्थिक व्यवस्था का उन्नयन हो, उनकी राजनीतिक उन्नयन हो, इस पर तो जरूर ही बहस होगी और विचार आएंगे जिसको संसद जरूर बहाल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जातिवार जनगणना आवश्यक है और भाषावार प्रांतीय निर्माण के विषय में उनका जो विचार था उन्होंने कहा और वो भी बिल्कुल सही है। इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं कह दूं कि बाबा साहब जातिवार जनगणना के प्रबल समर्थक थे और जातिवार जनगणना होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इसको मान लिया है। इस चीज़ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और सभी दलों को इस पर जोर दे करके और जातियों को उन्नयन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित कर रहा हूँ, क्योंकि जातियाँ इसलिए आवश्यक हैं, अस्पृश्य का उन्नयन और हर चीज़ की आवश्यकता इसलिए है कि अभी आपने देखा कि हमारे जो CGI, नए CGI B.R. गवई अपने पैतृक प्रांत महाराष्ट्र में गए, गांव गए और वहाँ के जो DGP वगैरह, जो सचिव, जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिनको प्रोटोकॉल का संज्ञान लेकर वहाँ पहुँचना चाहिए, वे नहीं पहुँचे क्योंकि वे ब्राह्मण थे। 2 ब्राह्मण एक कायस्थ थे। ये माफ़ी बाद में मांगने से कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों नहीं ली गई? आपने देखा कि संसद भवन के निर्माण में, पूजन में, राम मंदिर के निर्माण और पूजन में हमारे आदिवासी राष्ट्रपति को कोई स्थान दिया गया?
क्यों? जाति के ही तो आधार पर, अस्पृश्यता के ही तो आधार पर के.आर. नारायणन को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जाति के ही आधार पर। तो जाति क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? इसलिए जातिवार जनगणना भी महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूँगा, हर जाति को मैं इस संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब जातिवार जनगणना हो तो अपनी सरनेम नहीं, जो मूल जाति है उसको बतावें। अगर वो खटिक हैं तो कहें मैं खटिक हूँ, जाटव हैं तो जाटव हूँ, अहिर हूँ तो अहिर हूँ, यादव नहीं अहिर, चमार हूँ तो चमार हूँ। इस तरह अपने जाति की मूल जाति को बताना और वहाँ लिखवाना आवश्यक है, ताकि ये पता चल सके कि खटिक कितने हैं, अहिर कितने हैं, चमार कितने हैं, जाटव कितने हैं, भंगी कितने हैं। इसी तरह लोहार, कहार, कुहार, तमाम सभी को अपनी मूल जातियाँ अवश्य बतानी चाहिए, तभी ठीक ढंग से इसका मूल्यांकन हो सकेगा और लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ मैं बात अपनी स्थगित करता हूँ। आपने अब तक मेरी वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो आप अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, आपका मित्र सुनकर।